क्या भारत अभी सच में S-400 सिस्टम की 10 रेजिमेंट को अपनी सर्विस में शामिल करने वाला है? इंडियन आर्मी की तरफ से अभी फेक बैटलफील्ड इकोसिस्टम को क्यों डेवलप किया जा रहा है? और दंता इनोवेशन का कंपोजिट आर्टिलरी बैरल क्यों एक गेम चेंजर साबित होने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर फ्लीट और उसके नए एंटी जैमिंग नेविगेशन अपग्रेड प्रोग्राम की तरफ से है। अभी भारत रैपिडली फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बैटलफील्ड के लिए अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को और भी ज़्यादा सर्वाइवल बनाने की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अभी अपने Su-30 MKI फाइटर जेट्स के लिए एडवांस इंडिजिनस एंटी जैमिंग और एंटी स्पूफिंग नेविगेशन सिस्टम खरीदने के लिए ऑफिशियली रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया गया है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी फ्यूचर वॉरफेयर सिनारियो में एनिमी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हमारे फाइटर जेट के जीपीएस सिग्नल को जैम या फेक नेविगेशन डाटा की मदद से कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन नए अपग्रेडेड सिस्टम की वजह से Su-30 MKI हेवीली कंटेस्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैटलफील्ड के अंदर भी एक्यूरेट नेविगेशन और टारगेटिंग वगैरह कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी ये सिस्टम सिर्फ नॉर्मल जीपीएस पर बेस नहीं होने वाले, बल्कि भारत के इंडिजिनस नेवी के साथ साथ जीपीएस, ग्लोनास, गैलियो, बेडू और गगन जैसे सैटेलाइट नेटवर्क को भी ये साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करने वाले हैं। यानी अगर फ्यूचर बैटलफील्ड में कोई एक नेविगेशन कॉन्स्टलेशन को जैम किया जाता है तो ये बाकी सारे सिस्टम एयरक्राफ्ट को अनइंटरप्टेड पोजीशनिंग डाटा को प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी सबसे खास बात इसका पावरफुल एंटी इंटरफेस कैपेबिलिटी होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिस्टम सिंगल सोर्स इंटरफेस में 85 डेसिबल तक और मल्टीपल साइमल्टेनियस जैमिंग सोर्स को अराउंड 80 डेसिबल के आसपास सप्रेस कर सकता है। यानी एनिमी के एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक के बावजूद भी एयरक्राफ्ट मिशन को कंटिन्यू कर सकता है। साथ ही सिस्टम मार्क 1.5 की स्पीड और 21 किलोमीटर के एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम कॉम्बैट मैन्यूवर के दौरान भी स्टेबल परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगला अपडेट डीआरडीओ के इंडिजिनस अस्त्र वीवीआर मिसाइल प्रोग्राम और मैसिव प्रोडक्शन एक्सपेंशन प्लान की तरफ से है। अभी भारत फ्यूचर हाई इंटेंसिटी एयर वॉरफेयर के लिए अपनी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ अभी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की प्रोडक्शन को रैपिडली स्केल अप करने के लिए प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में शामिल करने की प्लानिंग कर रहा है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी भारत सिर्फ लिमिटेड पीस टाइम स्टॉक पाइल मेंटेन करने के वजह फ्यूचर लॉन्ग ड्यूरेशन वॉर सिनारियो के लिए एक लार्ज स्केल वॉर टाइम मिसाइल प्रोडक्शन इकोसिस्टम को क्रिएट करने की तरफ एग्रेसिवली मूव कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया यूक्रेन की वॉर और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स को देखने के बाद इंडियन मिलिट्री प्लानर्स ने यह कंक्लूड किया है कि फ्यूचर वॉर में सिर्फ एडवांस फाइटर जेट या मिसाइल होना एनफ नहीं होने वाला, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड वॉरफेयर में मिसाइल्स और प्रिसीजन गाइडेड मुनिशन एक्सट्रीमली हाई रेट के ऊपर कंज्यूम होने वाले, जिस वजह से इनका रैपिड रिप्लेनिशमेंट कैपेबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी अस्त्र एक्सपेंशन प्रोग्राम का एक और स्ट्रेटेजिक रीजन पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे डेडिकेटेड आर्मी रॉकेट फोर्स कैपेबिलिटी एस्टेब्लिश करने की प्लानिंग को भी माना जा रहा है। इस वजह से भारत अभी अपनी एरियल कॉम्बैट सस्टेनमेंट और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एडवांस अस्त्र मार्क 2 मिसाइल वेरिएंट को भी अप्रूवल दिया जा चुका है, जिसमें एक्सटेंडेड रेंज, बेहतर प्रोपल्शन सिस्टम और एडवांस सीकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि हैवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट के अंदर भी टारगेट को एंगेज कर सकता है और हमको PL-15 के खिलाफ BVRH को मेंटेन करने में मदद करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के नए बैटलफील्ड डिसेप्शन और इनफ्लैटेबल डिकॉय वॉरफेयर इकोसिस्टम की तरफ से है। अभी भारत फ्यूचर वॉरफेयर में सिर्फ मिसाइल, टैंक्स और फाइटर जेट पर ही फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि एनिमी सर्वेलेंस सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए एक कंप्लीटली नए फेक बैटलफील्ड इकोसिस्टम को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स
ऐसे एडवांस इनफ्लैटेबल मिलिट्री सिस्टम प्रोक्योर करने की तैयारी कर रहे हैं जो कि सिर्फ दिखने में असली वेपन जैसे नहीं लगेंगे बल्कि थर्मल, रडार और सैटेलाइट सिग्नेचर्स भी रियल मिलिट्री एसेट जैसे क्रिएट करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भारत स्पेशली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, आकाश एनजी लॉन्चर्स और Su-30MK या फिर तेजस जैसे एयरक्राफ्ट के लिए फुल स्केल इनफ्लैटेबल रिप्लिकाज को डेवलप करने की तरफ एग्रेसिवली मूव कर रहा है। इन सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव चाइना और पाकिस्तान का स्पाई सैटेलाइट्स, लॉन्ग एंडोरेंस ड्रोन, सिंथेटिक एपर्चर रडार, इमेजिंग सिस्टम और लॉटरिंग मुनिशन को कंफ्यूज करना होने वाला है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नॉर्मल डमी सिस्टम नहीं होने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए जनरेशन के इंडियन डिकॉयज में बैटरी पावर हीटिंग सिस्टम भी मौजूद होने वाले, जिसकी वजह से ये इनफ्रारेड सर्वेलेंस सिस्टम के खिलाफ भी असली लॉन्चर और एयरक्राफ्ट के जैसा थर्मल सिग्नेचर को क्रिएट करने वाले हैं। साथ ही एम्बेडेड रडार रिफ्लेक्टर्स की वजह से एनिमी रडार्स और सर्वेलेंस सिस्टम को भी रियल मिलिट्री प्लेटफॉर्म जैसा ही दिखाई पड़ने वाले हैं। रिपोर्ट के हिसाब से इनफ्लैटेबल S-400 लॉन्चर को सिर्फ 2 सोल्जर 20 मिनट के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। साथ ही आर्मी डिजाइन ब्यूरो अभी मोबाइल रोबोटिक स्मार्ट डिकॉय के कॉन्सेप्ट को भी इवैल्यूएट कर रहा है जो कि बैटलफील्ड में फेक मूवमेंट सिमुलेट करने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी भारत फ्यूचर बैटलफील्ड में डिसेप्शन वॉरफेयर को एक नए लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है, जहां फेक टारगेट भी रियल वेपन जितना स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि फॉग ऑफ वॉर कंडीशन में दुश्मन को पता नहीं चलने वाला कि कौन सा असली टारगेट या फिर कौन सा फेक टारगेट होने वाला, और इस वजह से भारत को टैक्टिकल एडवांटेज मिलने वाला है। अगला अपडेट भारत की प्राइवेट डिफेंस स्टार्टअप दंता इनोवेशन और उसके नेक्स्ट जनरेशन ऑल कंपोजिट आर्टिलरी बैरल टेक्नोलॉजी की तरफ से है। अभी भारत फ्यूचर मिलिट्री वॉरफेयर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने की तरफ रैपिडली मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बेंगलुरु बेस्ड दंता इनोवेशन ने ऑफिशियली दुनिया का पहला ऑल कंपोजिट आर्टिलरी बैरल सिस्टम को रिवील कर दिया है, जो कि ट्रेडिशनल स्टील बैरल को रिप्लेस कर सकता है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी भारत एक ऐसा आर्टिलरी बैरल को डेवलप कर रहा है जो कि नॉर्मल स्टील बैरल के मुकाबले बहुत ज़्यादा हल्का, स्मार्ट और थ्योरेटिकली एफिशिएंट होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कन्वेंशनल 155 mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की स्टील आर्टिलरी बैरल का वेट लगभग 1400 kg के आसपास होता है, लेकिन दंता इनोवेशन का यह नया कंपोजिट बैरल इसकी मुकाबले लगभग 70% के आसपास हल्का पड़ने वाला है और इसका वेट अराउंड 420 kg के आसपास बताया जा रहा है। अभी इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर बैटलफील्ड में शूट एंड स्काउट टैक्टिक अभी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि आर्टिलरी सिस्टम को फायरिंग के तुरंत बाद अभी रैपिडली रीलोकेट करना पड़ रहा है ताकि एनिमी काउंटर बैटरी स्ट्राइक से बचा जा सके। लाइटवेट बैरल होने की वजह से टोड आर्टिलरी सिस्टम, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स या फिर व्हील्ड आर्टिलरी सिस्टम की मोबिलिटी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो सकता है। स्पेशली लद्दाख और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जैसे हाई अल्टीट्यूड सेक्टर में ये गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि इससे आर्टिलरी गन्स का वेट भी काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बैरल एडवांस 5 लेयर की कंपोजिट आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करता है, जो कि 700 MPa तक की वर्किंग प्रेशर और 1050 MPa तक की प्रूफ प्रेशर को हैंडल कर सकता है। साथ ही इसका थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम सस्टेन्ड 8 से 10 राउंड पर मिनट के हिसाब से फायरिंग को भी सपोर्ट कर सकता है। अभी सबसे खास बात यह कि इस बैरल के अंदर फाइबर ऑप्टिक सेंसर भी इंटीग्रेट होने वाले हैं, जो कि रियल टाइम स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग को प्रोवाइड करने वाले हैं। यानी फ्यूचर में आर्टिलरी यूनिट्स की बैरल फटीग या डैमेज का हमको इंस्टेंटली पता चलने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी भारत सिर्फ मिसाइल और ड्रोन ही नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट आर्टिलरी टेक्नोलॉजी में भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल करने की तरफ एग्रेसिवली मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला अपडेट भारत के S-400 एयर डिफेंस नेटवर्क एक्सपेंशन और रशिया के साथ नए स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील की तरफ से है। अभी भारत अपने लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस शील्ड को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने की तरफ रैपिडली मूव कर रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से रशिया ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि भारत के साथ अभी एडिशनल S-400 ट्रियम्फ एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर नेगोशिएशन वगैरह किया जा रहा है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी भारत एग्जिस्टिंग 5 S-400 रेजिमेंट सिस्टम के अलावा और भी नए S-400 सिस्टम को खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। रशियन फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन यानी FSMTC ने ये बात कंफर्म किया कि इंडियन साइड से ऑफिशियली एडिशनल बैच में इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और रशिया भी इसके लिए तैयार है।
अब इसका स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट समझना काफ़ी ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि साउथ एशिया में रैपिडली मिसाइल थ्रेट और स्टेल्थ वॉरफेयर कैपेबिलिटी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना के एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल और पाकिस्तान के क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को देखते हुए भारत एक लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड बिल्ड करने की तरफ एग्रेसिवली मूव कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक S-400 सिस्टम फाइटर एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, एवेक्स एयरक्राफ्ट और स्ट्रेटेजिक एरियल टारगेट को भी एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज पर इंटरसेप्ट कर सकता है। इस वजह से ये सिस्टम इंडियन एयरफोर्स और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एसेट के लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन लेयर बन चुका है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि रशियन ऑफिशियल्स ने यह बात क्लेम किया है कि S-400 सिस्टम ने 2025 के इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को डिलीवर किया है, और इस वजह से अभी भारत रिपोर्टेडली अपने S-400 इन्वेंट्री को 2 गुना करने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2026 में हमारे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से भी एडिशनल 5 रेजिमेंट को खरीदने की प्रपोजल को अप्रूव किया जा चुका है, जिसकी वजह से फ्यूचर में भारत के पास टोटल 10 S-400 रेजिमेंट होने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।